नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार सुबह से 6 बजे से चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनावों को लेकर। गुजरात और हिमाचल की तस्वीर अब करीब करीब साफ होती जा रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से वापसी कर रही है 27 साल की सरकार के बाद। हिमाचल में कांग्रेस वापस आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को हटाकर, यानी वहां पर रिवाज जो है बरकरार रहेगा। एक बहस चल रही थी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो वहां पर रिवाज नहीं बदला और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है सरकार बना रही है। मेरी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ है। प्रीति चौहान हमारे साथ है। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं एक बार हमारे बीच। बड़ी खबर हम आपको बता दें, मैनपुरी में डिंपल यादव भारी जीत की ओर बढ़ रही हैं। बाईपोल्स भी हुए थे, ऐसे में 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। बिहार के कुढ़नी में बीजेपी की जीत और लगातार 3740 वोट से जीते भाजपा के उम्मीदवार। मैनपुरी में डिंपल यादव भारी जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि आज जो दिन है, पूरे देश भर की जो नजर है वो गुजरात चुनाव के रिजल्ट्स पे हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आज पूरे देश भर की नजर है। हालांकि समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे तस्वीरें साफ हो रही हैं। अभी समय 2:03 हो रहा है और अब तक में जो तस्वीरें साफ हुई हैं, गुजरात में बीजेपी को 156 के करीब रुझान मिलती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को 18, आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य पार्टी को 3 सीटें रुझान दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में हिमाचल की अगर हम बात करें तो भाजपा को 25, कांग्रेस को 40 सीटों के रुझान मिलती दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी को 0 और अदर्स को 3। ऐसे में साफ साफ मैंडेट है कि हिमाचल प्रदेश में 40 सीटों पर, क्योंकि 68 ही सीटें हैं, ऐसे में 40 सीटों पर कांग्रेस काबिज होने की दिशा में है और जो संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा में 25 सीटें हैं। और ऐसे में हम आपको ये अपडेट बता रहे हैं क्योंकि 2 बज चुका है, आधा पहर बीत चुका है और ऐसे में सुबह से ही मतगणना जारी थी। भाजपा गुजरात में 156 की लीड लिए हुए है बम्पर। अगर हम सीटों की बात करें, क्योंकि ये तो रुझान है, लेकिन फिर भी सीटें अगर देखें तो 156 बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस 18, आम आदमी पार्टी 5 और अदर्स को 3 मिलते नजर आए। हमारे साथ और भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ हैं हमारे विजय त्रिवेदी जी, साथ में लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। साथ ही अपने गुणा गणित के साथ भी विजय त्रिवेदी हमेशा मैदान में उतरते हैं। अभी भी देखिए एक लंबा चौड़ा पेपर होगा, पूरा एनालिसिस लेके बैठे हैं कि क्या होगा। सर प्लीज मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को दिखाएं कि हम सिर्फ आप जो बातें कहते हैं या हम जो एग्जिट पोल की बात करते हैं या हम अनुमान भी लगाते हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता। अभी भी मैं गई थी सर से मिलने, तो सर पूरा पढ़ लिख के एकदम उनको लग रहा था मैं क्या ही बोलूं। एग्जिट पोल के दिन भी सर ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि गुजरात और हिमाचल में ये होने वाला है। आज सेम सीट पर हम देख रहे हैं भाजपा भी 156 की बढ़त के साथ लीड लिए हुए है और हिमाचल में 40 सीटों से कांग्रेस आगे। तमाम मेहमान रुक कर लेते हैं। अश्विनी शाही नेता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेला शारदा प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम लाहिड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल अश्विनी शाही से, भाजपा के नेता हैं अश्विनी जी, ताल ठोका था आप लोगों ने हिमाचल के लिए भी, हालांकि गुजरात में बढ़त है, 156 सीटें हैं, बहुमत से भाजपा आगे बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में हिमाचल में क्या हो गया? बड़े बड़े दिग्गज सूरमा आपके हिमाचल से आते हैं, ताल भी ठोका था, आप हिमाचल में झंडा गाड़ देंगे। प्रीति जी देखिए, अभी हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है और अभी भी लगभग 6 से 7 सीटें करीब 100 वोटों के अंतर से आगे पीछे है। अभी कुछ भी हो सकता है वहां पर, अभी पूरी संभावना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी लौट सकती है, कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है। अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम पीछे रुझानों में जरूर पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुछ मार्जिन से कहीं पीछे हैं, कहीं कुछ मार्जिन से आगे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और गुजरात में स्पष्ट हो चुका है, ताल हम हर जगह ठोकते हैं और ठोकेंगे, क्योंकि मजबूती से हमारा कार्यकर्ता जो पन्ना समितियां हैं वो वहां से लेकर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक एक व्यवहार से लड़ते हैं चुनाव, और हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए लड़ते हैं। जीत अगर जनता देती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर हार देती है तो वो भी हम अपने आप को
हमारे साथ और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश आता है क्या? साफ संदेश आता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ें। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी यादव के चाचा शिवपाल यादव को सुन रहे थे आप। हमारे साथ एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी भी है। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी सर, हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा सर कौन होने वाला है, कुछ अनुमान सर आप बताएं प्लीज। कांग्रेस ने तो हालांकि अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, लेकिन प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी। किससे उसको लीड किया था विक्रमादित्य जो उनके बेटे हैं, वो भी उस लड़ाई में पूरी तरह से लड़ रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान को देखना है कि वो क्या तय कर रहे हैं। या तो कांग्रेस के नेता बता सकते हैं, राजीव शुक्ला हिमाचल के प्रभारी हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं प्रीति आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई दे रही है गुजरात में 156 सीटों पर 182 में से, और 27 साल के बाद ये जो है एक और मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि अभी कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुँचती है, तो मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान में सबसे लंबी सरकार का रिकॉर्ड सीपीएम के पास है वेस्ट बंगाल में, जो 34 साल तक वहां पर उनकी सरकार रही, जिसमें ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां पर रहे हैं। और यदि आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो गुजरात में 149 सीटों पर के साथ जीते थे माधव सिंह सोलंकी, और उड़ीसा में पिछले बार ही 2019 में 146 में से 112 सीटें बीजेडी ने जीती है। और खुद जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो 22 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में थे जो 24 साल से मुख्यमंत्री बने हुए थे। ज्योतिर्बासु खुद जो है 23 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। गेगोंग अपांग जो है वो 21 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लगातार एकदम जबरदस्त होमवर्क किया, मेरा आकलन बिल्कुल सही और था। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में बनी थी। तो 1980 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट मिली थी, तो 9 सीट से 150 प्लस पर पहुंचना 42 साल में वो हो गया। और कांग्रेस का ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है अब तक का 1990 से अभी तक। यदि देखा जाए वोट परसेंटेज में भी वो सबसे कम पर आ गई है, करीबन 27% वोट इस समय उसको मिल रहे हैं, जबकि 1990 में उसे 30% वोट मिले थे। नरेला शारदा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपने विजय त्रिवेदी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है। गुजरात में हम भले सरकार नहीं बना पाए या सीट ज्यादा नहीं लेकर आए हैं, गुजरात की परिस्थितियां अलग है। तो वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से भविष्य में हम एक कार्यचरण बनाएंगे और गुजरात के लोगों का विश्वास जीतने के लिए हम बराबर कोशिश जारी रखेंगे। बट यहाँ हिमाचल में हम आज जो सरकार बनाने के लिए सीटें जीत है, तो बीजेपी के लोग अभी भी यही दावा करते हैं कि हम वहां पे सरकार बनाएंगे। तो ये चीज बताती है कि ये लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और इनका जो सुनाई दे रहा है ना आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का फर्क है। हमारा राजनीति करने का तरीका अलग है और उनका राजनीति करने का तरीका अलग है। ये पिछली बार भी कई अलग स्टेटों में बहुमत कांग्रेस को मिलने के बावजूद वो लोग हमेशा नारा लगाते थे कि हमारा एक सरकार बनेगा। तो इसको लोगों को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और बराबर हम बताते हैं कि भले हम आज गुजरात में हारे हैं, बट ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन हम फिर से बोलेंगे कि गुजरात हमारा है। और हिमाचल के बाद कब आएगा? 27 साल तो बीत गए कांग्रेस सर, 27 साल तो बीत गए सर। अब वो टाइम कब आएगा सर? कोई बात नहीं, आ जाएगा। ऐसा थोड़े नहीं, एक बार जब कांग्रेस था तब 2 सीटें थी बीजेपी के, तो तब उनको भी लगाना कि अरे बीजेपी कब और सीट बढ़ा पाएगी। सुबह से नरेला जी, सुबह से सर और मैं हम साथ साथ यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं टेलीविजन पर। सर से मैंने पहले भी पूछा था और सर ने, क्योंकि 10 दिन तक गुजरात इलेक्शन में गुजरात रह के आए, उनका कहना था कि इजीली सीटें निकाल जाती कांग्रेस, इजीली निकाल जाती, क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी देख कर आया था। लेकिन वो सीटें भी शायद कांग्रेस हार गई है। अच्छा, कांग्रेस तो सबसे खराब परफॉर्मेंस है, सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर है। जो मैं कह रहा हूँ कि 1990 से आज तक में वोटिंग परसेंटेज में भी आप सबसे कम पर पहुँच गए हैं, 27 पर पहुँच गए हैं, सीट में सबसे कम पर पहुँच गए। 90 में भी मैं देख रहा था कि 30 सीटें आपके पास
थी तो कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। और एक जमाना सोचिए 1985 में माधव सिंह सोलंकी के ज़माने में हाईएस्ट रिकॉर्ड था 149 का, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे। तो लगातार जो ग्राफ है आपका डाउन होता रहा है। और इसमें एक और जोड़ देता हूं आपके लिए मदद के लिए कि आम आदमी पार्टी का, जिसके लिए हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे, तो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पहुंचाया है। वहां पर पिछली बार उनको 40% करीबन वोट मिले थे और इस बार 27% वोट मिले और 12.8% वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिले। तो यदि दोनों को जोड़ लें 27 और 12.8 तो करीब करीब वही फिगर होता है जो कांग्रेस को पिछली बार मिला था। तो आम आदमी पार्टी की जो दुश्मनी है ना, वो कांग्रेस को थोड़ा महंगी पड़ी। और वोट कटवा पार्टी नाम भी मिल ही गया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाँ बोलिए। जी, जैसे आपने अभी बताया कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस मतलब लोगों के दिलों में, सुबह से मैं भी दूसरे चैनल्स में भी यही बात बता रही थी, गुजरात की परिस्थितियां अलग है, ये बात मैं बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ। वहां पे या तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, या फिर विकास नहीं होगा ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर राम मंदिर के नाम से, हिंदुत्व के नाम से, इस तरह से मतलब अलग अलग चीजों की वजह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें हिमाचल में क्या राम मंदिर के नाम पर भाजपा नहीं डरा पाई? क्या हिमाचल में भाजपा राम मंदिर के नाम पे नहीं डरा पाई? मैं कह रही हूँ डबल इंजन की सरकार हिमाचल में थी, जयराम ठाकुर वहां से मुख्यमंत्री हैं। क्या अगर भाजपा राम मंदिर के बेसिस पे, अगर भाजपा मथुरा काशी के बेसिस पे, अगर भाजपा सरदार पटेल स्टैच्यू के बेसिस पे अगर वोट मांगती है तो हिमाचल में कैसे हार होगी? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि ये बेसिस रहे, उनके बेसिस पे भाजपा वोट मांगती है। हिमाचल में तो कांग्रेस जीत रही है ना 40 सीट। जी हाँ, वही बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बीजेपी गुजरात के लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वहां पे शायद कुछ लोगों का मतलब डराने का, या फिर अमित शाह जी वहां से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां से बिलोंग करते हैं, मगर हिमाचल के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनको विश्वास था कि अगर कोई सरकार हमारा भला कर सकती है, अगर पेंशन्स का स्कीम कर सकती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ से जड़ से उखाड़ सकती है, या महिलाओं के बारे में सोच सकती है, या हमने 300 यूनिट का हमने जो दावा किया था, जो मैनिफेस्टो में हमने दिया था, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और कांग्रेस को जिताया। बट कांग्रेस जीतने के बावजूद, बहुमत हासिल करने के बावजूद, बीजेपी के लोग देखिए अभी भी क्या बोलते हैं कि नहीं हिमाचल में बीजेपी का ही सरकार बनेगा। मतलब पैसे का रुतबा दिखाना चाहते हैं, या पैसों से मतलब कुछ भी करो मगर सरकार हासिल करो। इस चीज के ऊपर अभी भी भाजपा चल रहा है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। सवाल सरकार हासिल करो तो हिमाचल में क्या हो गया सब? विजय जी। प्रीति, अभी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको पता है कि बिना एजेंडा की खबर सिर्फ न्यूज इंडिया पर मिलती है और सटीक आंकड़े और स्पष्ट आकलन सिर्फ न्यूज इंडिया 24/7 आप तक पहुंचाता है। देखते रहिए न्यूज इंडिया और कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वोटों की गिनती सुबह से हो रही है हिमाचल प्रदेश और गुजरात की। लेकिन ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाई पोल्स, बाई इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव भी हुए हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार है। हमारे संवाददाता बिहार से जुड़ चुके हैं संजीव। संजीव, क्या खबर आपके पास? बिहार से उपचुनाव में किसकी जीत हुई है, किसने पटखनी किसे दी है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार की अगर बात किया तो चुनाव में केदार गुप्ता ने जीत हासिल कर दी है। लगभग जो अभी जानकारी मिली, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। हाँ। 3400 से अधिक वोटों से को हरा दिया है। महागठबंधन के जेडीयू के कैंडिडेट थे और ये बहुत ही कांटे की टक्कर थी। 22वें राउंड में जाकर बीजेपी को बढ़त मिली और बीजेपी ने जीत हासिल की है। मैं बता दूं कि इस सीट पर लगातार महागठबंधन के तमाम टीम के साथ बार और तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई थी। वहीं अगर बीजेपी की बात, तो बीजेपी के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ तमाम जो नेता थे, उन्होंने लगातार प्रचार किया। और देखिए ये सीट जो जीत हुई है बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए लास्ट समय में चिराग पासवान को भी उतार दिया। और क्योंकि हालांकि चिराग पासवान एनडीए के साथ है, लेकिन जो ये परिणाम आया है बेहद ही इसके आगे जो है राजनीतिक कह सकते हैं संभावना तलाशे जा रहे हैं। और बीजेपी इस सीट को जीतने के बाद कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जेडीयू पहले जेडीयू और बीजेपी का एक साथ था, नीतीश और बीजेपी एक साथ थी, लेकिन बिहार में जो जातीय समीकरण होता है
ये सबको पता है। और जिस तरह से ये लग रहा था कि कुशवाहा वोट, यादव वोट बैंक और तमाम ये वोट बैंक एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन अंतिम तौर पर यही देखा गया कि कहीं न कहीं ये कई सारी ऐसी जो समीकरण थी वो बीजेपी के साथ आई और केदारपुरा की जीत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। तमाम अपडेट अब बिहार से उपचुनाव के हमारे पास आप पहुंचाते रहे, हमारे दर्शकों को देते रहे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नितिन गडकरी ने आज 2 विधानसभा चुनावों के रिजल्टों के बाद, रुझानों के बाद क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया जरा सुन लेते हैं। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुजरात का विकास का यह मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी और जनता उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करेगी, यही मेरा विश्वास में। और मुख्यमंत्री मंडी से उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, तो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। जो जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाईकमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरह। तो हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी अभी बोल भी रहे थे कि प्रतिभा सिंह होंगी, देखिए, और बोलते हैं सर प्रीति, जब प्रतिभा सिंह या प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का ये कहे कि जो काम दिया गया था वो पूरा कर लिया और आप जो जिम्मेदारी हाईकमान देगा उसे स्वीकारने के लिए तैयार है, यानी वो समझते हैं कि भैया हाईकमान को इशारा समझना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है ये खेल तो हम लोग समझते हैं, कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री हिमाचल में कांग्रेस का कौन बनेगा। अभी हमने संजीव से बात की थी आपने प्रीति, और वहां पर कुर्नी सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये अकेली सीट है उपचुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, चाहे वो सरदार शहर की सीट हो राजस्थान में या उड़ीसा में सीट हो, वो बीजेडी ने जीती है। और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव हुए, एक लोकसभा चुनाव मैनपुरी का जहां डिंपल यादव जीत रही हैं और 2 सीटें विधानसभा की खतौली और रामपुर
दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अश्विनी शाही जी, जीत तो बड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी पैर में भी थोड़ी सी कील चुभ जाए ना तो वो तकलीफ देती है। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की और उसके बाद तीनों विधान चुनाव उपचुनाव आप हार जाएं, ये कील दर्द कर रही है, ये जख्म दे रही है। रिजल्ट है, जनता का मत है और जनता का जो मत है वो स्वीकार्य है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा मैनपुरी में माननीय नेताजी का जो निधन होने से जो सिंपैथी का वोट आया, वो सभी वर्गों में उनकी सिंपैथी का वहां पर वोट मिला और डिम्पल जी जो है बहुत आगे चल रही हैं और लगभग जो है जीत के करीब है भारी मार्जिन से जी। दूसरी तरफ आजम खान जी की जो सीट है अभी वो 4-5 हजार से ही आगे पीछे हो रही है। बहुत रुदन हुआ उनका कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा ये है, हर लगभग सभाओं में वो रोते हुए दिखे। तो फिर भी अभी 5,000-4,000 इसी से आगे पीछे हो रहा है मामला, ये वो क्लियर नहीं हुआ है अभी कुछ। एक सवाल खड़ा किया उन्होंने, प्रतिभा जी ने एक सवाल मीडिया को बताया, जो सवाल मेरे जहन में है। वो कह रही थी कि जो बागवान करते हैं, वहाँ बागवानी करते हैं हिमाचल में जो किसान, वो खासा नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे भाजपा से, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, नजर ये बड़ी नहीं खबर आ बनाए। रही है प्रीति की ईसुदान गढ़वी जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे खंबालिया से, वो वहां पर चुनाव हार गए। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है। वो खंबालिया सीट से हार गए भी हैं सर गुजरात में। अल्पेश कथेरिया भी हार गए वराछा सीट से। ये बड़ी मजबूत सीट मानी जा रही थी आम आदमी पार्टी की, उसको भी आम आदमी पार्टी हार गई। कथेरिया जो है सूरत में बड़ी सीट मानी जा रही थी, ताकतवर सीट थी वराछा जी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। है ना भूपेश बघेल दौड़े छत्तीसगढ़ कर दिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। लगातार 24 घंटे हम आपको सटीक स्पष्ट रुझान जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ सुबह से ही बने हुए हैं, आपको समझा भी रहे हैं कि जहां से भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन दोनों विधानसभा चुनावों में जिन जगहों से जिन जिलों से हारे हैं उनका कारण क्या रहा, एनालिसिस हम कर रहे हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी भी मौजूद हैं, वो भी अपनी डीप एनालिसिस के साथ आपको चीज़ें समझा रहे हैं, एक बारीकी के साथ आपको बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों कोई प्रत्याशी किसी जिले से हारता है जबकि उसका अगर कैंपेनिंग की ओर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़ोरदार होता है। हमारे साथ कई मेहमान अभी भी बने हुए हैं। एक बार हम फिर से वापसी करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ लाहिड़ी साहब हैं, गौतम लाहिड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। लाहिड़ी से एक चीज़ याद आता है सर कि आप बंगाली हैं और बंगाली का नाम सुनते ही बंगाल की याद आती है। 35 साल तक जैसे बंगाल में सीपीएम का शासन रहा और उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उन्हें पटखनी दी वो काबिले तारीफ थी। यहाँ अगर हम बात करें गुजरात में 27 सालों से काबिज भाजपा पर, कौन ऐसा होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो भाजपा को पटखनी देगी? राजनीति में भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। ये अभी देखने के लिए लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ही सिमट गया है। जी जी जी। तो ये बात मैं इसमें आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जैसे सुन रहा था बिहार का चुनाव, प्रधानमंत्री हर जगह के चुनाव के लिए ख्याल रखते हैं।
आपको याद होगा अभी लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। परसों उन्होंने फ़ोन किया तेजस्वी यादव को, फ़ोन करके हाल हकीकत पूछा वो क्या है कैसे है। तो प्रधानमंत्री इस तरह का ख्याल रख रहे हैं, तो ये मैसेज तो बिहार में जाता है ना, बिहार में गया होगा। दूसरी बात है गुजरात और हिमाचल का अगर आप तुलना करेंगे, देखिए गुजरात में प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों ने जैसे जी जान लगा के कैंपेन किया, इसी तरह से जेपी नड्डा हिमाचल में किया था। जेपी नड्डा भले ही हिमाचल में पैदा नहीं हुआ, वो पटना में पैदा हुए पटना में पैदा हुए, लेकिन हिमाचल में सर राजनीतिक कर्म मिला है। 93 से वो पहली बार वहाँ से चुने गए थे। तो इसलिए ये जेपी नड्डा जो कर रहे थे, घर घर जाने का कोशिश किया, बहुत ही कमियाँ करके। लेकिन तीसरी बात जो मेरे को लग रहा है कि वो देखने में, अगर मैं न्यूज़ इंडिया स्टूडियो में नहीं बैठता, शायद हिमाचल में कांग्रेस जीती है, पता नहीं चलता बाहर से, क्योंकि बिहार के गुजरात का जीत बीजेपी ऐसे मना रहा है, लग रहा है कि सारे चुनाव जीत गए, हिमाचल भी जीत गए। अभी कांग्रेस तय नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे होगा, किस कहाँ बैठक करेंगे, इसलिए वो हिमाचल का जीत भी नहीं मना पा रहे हैं। जी, लेकिन गौतम दा एक चीज़ आपसे समझनी है, आप हिमाचल को तब से जानते हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी होते थे और आप लगातार वहाँ पर रहे हैं। धूमल साहब को भी आपने देखा, शांता कुमार को भी देखा, कांग्रेस के वीरभद्र सिंह को भी देखा। ये जो बीजेपी की हार हुई है, ये घर के अंदर की बात है या कुछ और मसला है? घर के अंदर को बात आप नकार नहीं सकते। देखिए शायद वहाँ पे जो 3 जो हिमाचल में अन्य प्रार्थी जीत रहे हैं, शायद वो भाजपा का ही रेबल होगा जी, और भाजपा का रेबल 26 रेबल वहाँ पे लड़े थे, 26 जी। वो जिसमें ये बात तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, टेलीफोन रिकॉर्ड, कि प्रधानमंत्री खुद रिक्वेस्ट कर रहा है किसी बागी उम्मीद जिसको पर्सनली जानते थे जी। तो इसलिए वहाँ पे जो जितना को ये बागी जो विधायक है, कांग्रेस का भी कुछ थे जी, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। लेकिन गौतम जी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य में पार्टी हार जाए और इस पर चुप्पी और कोई बात ना हो, ये कैसे चल सकता है? हाँ, वही तो आज तो पहले शुरू से ही रामदास अठवाला के बाद आपने कहा दिया है कि हिमाचल हार का बात नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए जरूर। क्योंकि क्यों हार? क्योंकि वहाँ के जो सीनियर लीडर्स है जी, सीनियर लीडर्स भले ही वो मदद किया कि कितना किया पता नहीं, लेकिन नाराज रहे जी, नाराज रहे। और बीजेपी का कांग्रेस का वोट प्रतिशत हिमाचल में बड़ा है, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा जो इश्यूज वहाँ पे जो कांग्रेस लाए थे, जनता का इश्यूज हम कहेंगे, जो भावनात्मक मुद्दा काम नहीं किया, जो गुजरात में क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन गुजरात तो कहा ही जाता है कि बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी है, जहाँ पे बीजेपी हर दिन उसके ऊपर काम करते हैं, कैसे उसका पॉलिटिकल बहुमत बरकरार रहे जी। बाकी जगह पे जो ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान शायद बीजेपी ने दिया नहीं जी। सर्वेश्वर पाठक भी हैं, आप भाजपा को बड़े अच्छे से समझते हैं सर्वेश्वर जी, और ऐसे में हिमाचल की हार की हम बात करेंगे क्योंकि 156 वोटों के 157 वोटों के साथ भाजपा लीड ले चुकी है गुजरात में। तो ऐसे में जहां सीटें नहीं निकली हैं हिमाचल में, कई बड़ी सीटें रही हिमाचल की जहां पर खुद स्टार कैंपेनर्स उतरे, कई दिनों तक उन्होंने चक्कर काटे, उसके बाद भी वो सीटें निकाल नहीं पाए। आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा? देखिए वही है, हिमाचल में 37 साल पुराना रिवाज नहीं बदला। अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर चलता है, वही नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर गुजरात में जो है एक अलग तरीके से चला। हिमाचल में जैसे कि अभी सब बात कर रहे थे, विजय सर भी बात कर रहे थे नड्डा जी के बारे में, वहाँ भी बीजेपी ने ज़बरदस्त मेहनत की, लेकिन वहाँ पे नहीं चला। वहाँ पे कुछ अलग इक्वेशन थे, अलग समीकरण थे, जिसके कारण अभी बीजेपी हारती नज़र आ रही है। लेकिन जो बात है, अगर गुजरात की देखें, चाहे अभी इन 3 चुनाव हुए, एक दिल्ली का एमसीडी, एक ये हिमाचल, एक गुजरात, यहाँ पे 3 मेन पार्टियां थी मैदान में और तीनों को कुछ ना कुछ मिला। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है, और देखिए अगर आंकलन किया जाए तो 2022 में कांग्रेस के पास जितने राज्य थे उसमें से एक पंजाब निकल गया था,
लेकिन 2022 में फिर उनका एक राज्य जो है हिमाचल में वो अपनी सत्ता वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उनके जो राज्यों की टैली थी कि जिसमें एक पंजाब के निकलने के बाद हिमाचल आ गया तो वो टैली पूर्ण हुआ। यहाँ पे बीजेपी का ये देखना है कि आखिर हिमाचल में क्या किसानों की जो समस्या थी, जो सेब उत्पादक किसान है उनके कारण कुछ प्रॉब्लम तो नहीं झेलना पड़ा, या क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बार बार विपक्ष उस पर अपना ये देता है और प्राइस राइज, ये चीजें क्या बीजेपी को वहां पे हर इस चीजों के कारण हार का ठीक है। सामना हमारे साथ एक और पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ठाकुर जी, जैसा कि प्रतिभा सिंह भी बता रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो किसान वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो जयराम ठाकुर से नाखुश चल रहे थे, वो उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। कई बार प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी गई, लेकिन वो उस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे जैसा वहाँ के किसान चाहते थे। क्या ये भारी पड़ गया वहाँ हिमाचल में? नहीं प्रीति, बिल्कुल ये मुद्दा तो रही है, लेकिन इसके अलावा जो अब बुनियादी कुछ चीजें वहां पे रही हैं जिनको मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी को खोदना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजों के लिए बड़ी कुख्यात रही है, अपनी कमी और अपनी ऐसी चीजों को कभी उजागर नहीं किया करती है वो। और जिस तरीके से नड्डा जी का व्यवहार रहा, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री का कॉल एक बागी के पास आता है, वो सारी चीजों की ये तस्वीरें जो है कड़ियां जोड़ती हैं ये हार के लिए। और बाकी जो लोकल लीडरशिप है उनको जिस तरीके से नकारा है, चाहे 2-3 वर्ग ऐसे थे जो अलग अलग धर्मों में बट गए थे, 20-22 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाजपा के बागी थे, जो टूट के दूसरी कुछ आम आदमी पार्टियों के पास टिकट लेने चले गए थे। तो ये फैक्टर बहुत बड़ा रहा है हारने का। और रही बात जब किसानों की बात करी, देखो किसानी वहाँ पे और बागवानी हो गई है, पहाड़ी राज्य है, और वहाँ के जो वोटरों का जो मिजाज होता है जो मैदानी राज्यों के वोटरों से भी अलग होता है, कई चीजें अलग होती हैं वहाँ पे। उस चीज में वो कहा जा रहा था ये रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, वही हुआ जो परंपरा चलती रहती, राज बदल गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस ने जिस तरीके से कमबैक करा और कांग्रेस ने जो अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखा एंड तक, वो एक काबिल तारीफ है। ये मुझे लग रहा 2024 तक इनको एक ऊर्जा भी देगा और कई सारी चीजें इनके साथ जुड़ गई हैं इस जीत के साथ में। हालांकि जितना आपको पता है, विजय सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कांग्रेस जीत तो रही है लेकिन जीत की वो खुशी नहीं मना पा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम रास्ते में चल रहे हैं, एक आदमी बैठा हुआ है छिपके, वो कभी भी टांग में डंडा मार देगा, गिरा देगा, बनी हुई सरकार को भी वो अपनी बना लेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, जो लोग करते हैं फैसला उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन उपचुनाव जो अन्य जगहों पर हुए सर, वहाँ पर बीजेपी को जो है वो हार मिली है। सब जगह दूसरी पार्टियां जीती हैं, बीजेपी हारी है। और दूसरा, ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। आप पार्टी नाम का कोई वहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का था। वो लोगों ने सर, आम आदमी पार्टी का हिमाचल में जो प्रदर्शन रहा है, एक भी सीट अभी तक नहीं निकाल पाई है, किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी, जमानत जब्त करवाई, 3000 वोट आई। लेकिन जितनी वोट काटते हैं, कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत रहता है। सर, ये जो नतीजे आए हैं और वो लोगों ने पहचान लिया उनको। और वो दावेदारी को लेकर सभी अपना मत। तो वापस चलेंगे एक बार फिर से। तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के साथ साथ आज उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। ऐसे में जैसा कि विजय जी बता रहे थे, सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि किसान का जो मुद्दा हिमाचल में रहा, प्रतिभा जी भी बता रही थी, इसके समीकरण के बारे में आप बताइए। क्या इस समीकरण ने पूरा खेल बिगाड़ दिया? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हिमाचल में, क्योंकि बागवानी का सेब जो मालिक हैं, सेब बागान जो है, उसका बड़ा नुकसान हो रहा था। उनको जो दाम था जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, और इसकी शिकायत लगातार हो रही थी वहाँ पर, और तमाम तरह की शिकायतें लगातार चलती रही।
मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता जो गौतम दा भी कर रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस की जीत तो हुई है, कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी की, मेहनत की, वो सब है, लेकिन अश्विनी जी और गौतम दा जानते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर थी। तो देख रहे हो 21 बागी वहाँ पर थी। फिर पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता हिमाचल से आते हैं। हिमाचल छोटी स्टेट है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से हो, केंद्रीय मंत्री वहाँ से हो, उसके बाद पार्टी वहाँ से चुनाव हार जाए, तो ये एक बड़ा कारण है। और इसमें सिर्फ सेब बागान, ओपीएस की बात, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वही नहीं है। पहले घर को ठीक करना पड़ता है। जो कांग्रेस जगह जगह पर कांग्रेस को घर के अंदर नुकसान हो रहा था, वही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। उसका एक बड़ा कारण वहां पर हिमाचल में रहा है। अश्विनी जी, आप थोड़ा सा समझाइए मुझे क्या हुआ हिमाचल में। विजय जी देखिए, जब निश्चित रूप से अगर आपके घर के कुछ बागी कैंडिडेट लड़ जाएंगे तो अंतर तो होगा ही होगा। वो कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ तो खेल बिगाड़ेंगे जी। मगर जो एक ट्रेंड रहा है हर साल का 4 से 7% वोटों का, ये एक अलग चीज देखने को मिलता है कि जीत हार में 4 से 7% वोटों का हेर फेर होता है तो सरकारें बदलती हैं। और 23 सीट ऐसी चिन्हित है वहां पर जहां पर हर बार विधायक बदल जाता है लगभग जी। डिस्कनेक्ट हो गए हैं अश्विनी जी। प्रेम कुमार जी, May I have your attention, please? बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के काउंटिंग के साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए, बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 6000 वोटों से भाजपा आगे चलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। ऐसे में रामपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार आगे जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में 6000 वोटों से रामपुर में भाजपा आगे बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान साहब की सीट है जिसका जिक्र भाई हम कुछ देर पहले ही कर रहे थे कि आजम खान के वजह से ये सीट खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आप थोड़ा सा मुझे हिमाचल का गणित समझाइए ना। देखिए, हिमाचल में आप देख रहे हैं कि एक तो हर बार बदलाव होता है, उस हिसाब से उसको माने कि एक बदलाव हुआ, लेकिन बीजेपी तो रिवाज बना रही थी, बदल रही थी। वहाँ कद्दावर नेता थे, नरेंद्र मोदी जी फोन करके उम्मीदवार को बैठने बोल रहे थे, वो मोदी जी की भी बात नहीं सुन रहा था। यही तो अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री अपने एक बागी उम्मीदवार को फोन करने से बुरा अच्छा और खराब नहीं बोला सर जी। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के बनाने के बावजूद वो भी टेलीफोन में सुनी गई बात है ना, कोई ओपनली नहीं है, और उसको भी उम्मीदवार ने मानने से मना कर दिया। तो वो वातावरण बता रहा है कि किस हद तक पार्टी में अंदर खाने खराब हालात थे, उसको बता रहा है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जो पब्लिक के मुद्दे थे वो उस मुद्दे को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही। सेब उत्पादक क्षेत्र में देखिए 8 सीटें हैं, 7 तो कांग्रेस ले गई है जीत करके, तो ये 7 इस फिगर में तो डिसिसिव हो जाता है, निर्णायक हो जाता है सेब उत्पादक का फैसला। तो उसी तरह से ओपीएस स्कीम जो है उसमें सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी रही। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स थे और इसके बाद कांग्रेस की मेहनत भी रही, वो एकजुट रही, अपेक्षाकृत ज़्यादा एकजुट रही और वहाँ पर वो प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है। ये जीत कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। उसी के साथ अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं थोड़ा उपचुनाव के लिए भी बोलूँ जी। जैसे बिहार के उपचुनाव में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, और इसे भी हम मानेंगे, उसमें आप जाएंगे तो देखिए 10,000 वोट मुकेश सैनी की पार्टी के उम्मीदवार लेकर आए हैं और 3200 वोट AIMIM लेकर आए हैं और 3600 वोट से जीत हो रही है। तो ये भी कहीं न कहीं एक बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे अभी वोट कटुआ बोल रहे थे हुड्डा जी, आप वोट कटुआ बोल करके अपमान मत कीजिए। एक बीजेपी की रणनीति है कि किसी वोट कटुए का भी वो इस्तेमाल कर रही है। बिहार उपचुनाव सर, इसमें वोट कटुआ की क्या बात है और स्ट्रेटेजी की क्या बात है? सब पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। जिस पार्टी को हुड्डा जी वोट कटुआ पार्टी कह रहे हैं, उस पार्टी ने कांग्रेस की 15 साल की सरकार हटा दी थी दिल्ली में, आपको याद है। तो किसी को भी वोट कटुआ पार्टी कहने की क्या बात है? अभी पंजाब में उस वोट कटुआ पार्टी ने सरकार बनाई है। बिल्कुल गलत ये टर्म है, लेकिन फिर भी रणनीति मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारी पार्टियां। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ रही है?
देखिए, रणनीति तो होती है, आपदा में अवसर खोजना भी रणनीति होती है। देखिए, एमसीडी का चुनाव जब हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी कैंपेन करने उतरे थे भाई, जहां जुग्गी वहां मकान, गृह मंत्री जी भी उतरे थे, लेकिन बाद में वो वहां से हट गए, पूरा फोकस गुजरात हो गया। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अंतिम समय में हिमाचल फोकस नहीं रहा, या गुजरात से वो उठ करके एमसीडी आ गए। भाजपा के नेता एक सेकंड काउंटर करना चाहते हैं, अश्विनी शाही हैं, बोलिए। देखिए, प्रेम जी ने बड़े शालीनता से इस चीज को कह दिया कि ओट कटवा लोग वहां चुनाव लड़ते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्या ओट कटवा जो है गुजरात में कांग्रेस हो गई थी, नहीं तो आम आदमी पार्टी बढ़ जाती? क्या वहां पर जो है दिल्ली में ओट कटवा पार्टी थी एमसीडी में? तो ये देखना पड़ेगा प्रेम जी कि कांग्रेस जिसने ओट कटवा शब्द का इजाद किया, ये कांग्रेस की इजाद किया हुआ शब्द है और आज कांग्रेस के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। तो ये वोट कटवा की बात नहीं है, हर पार्टी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं उसी बात पर कह रहा था। खूब भयंकर आशीर्वाद हमको मिला, उसका नतीजा है कि हम प्रचंड बहुमत से साथ आ रहे। परंतु हिमाचल के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी देर और रुकना चाहिए। कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हम लोग पीछे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ अगले एक आधे घंटे में थोड़ा स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। मुझे लगता है सरकार हम बनाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जीतने के बाद भी आप लोग हमको चैन से रहने नहीं देते। नहीं, अपने पार्षदों को संभालें। अब मेयर के वोट में जब कोई उनका पार्षद उनका अपना मन बदले तो इसमें हमको दोष मत दें। वो ये उनका काम है, उनको अपने पार्षदों को संभालना। हमारी तरफ से कहीं ऐसा नहीं, ये पहले भी ऐसे ही कहते थे कि हमारे विधायकों को खरीदने की बात है, मेरे पास ऑडियो है। मैं आज तक उस ऑडियो का वेट कर रहा हूँ जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास ऑडियो है, प्रूफ है, वीडियो है, जिसमें मैं साबित कर सकता हूँ कि हमारे विधायक खरीदने के। सर में क्या है कि अपना घर संभाला नहीं जाता, हमारे पे आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अब कह रही है कि राष्ट्रीय पार्टी होने का गर्व है, और किस तरह से आरपी सिंह जी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे अपना घर संभाला नहीं जाता। आम आदमी पार्टी के कर्णधार मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए आरपी सिंह जी, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ हैं विजय त्रिवेदी जी से। सर, मैं एक आकलन आपसे समझना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि नतीजे चाहे जो भी आए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत हुई है और पब्लिक पंच का वक्त हो गया है। एक बार बता दें, गुजरात में इसुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, हार गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि एक और पब्लिक पंच, लगातार जो पब्लिक पंच है उसका दौर जारी है आम आदमी पार्टी के ऊपर गुजरात में। तो सर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, गुजरात में भाजपा है, एमसीडी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। अगले साल कई बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं जी, और विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सर, ये वाला जो विधानसभा इस साल वाला रहा, हिमाचल और सर गुजरात, ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या अगले साल के विधानसभा चुनाव के राज्यों में हम देख पाएंगे क्या? कैसे सर, मतलब वो क्या ये जो है चुनाव नतीजे पार्टियों के कार्यकर्ता का उत्साह पर तो असर डालते हैं, लेकिन इलेक्शन पर असर बहुत बड़ा डालते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हमेशा लोकल इश्यूज पर होते हैं। और इसी के लिए आप देख लीजिए कि एक साथ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ जाती है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। और अगले साल तो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो वो 9 राज्य बड़े हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में वापसी की उम्मीद है कि भाई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वो क्या कर सकती है। तो लगातार विधानसभा चुनावों के नतीजों से केवल उत्साह होता है। जैसे हिमाचल में हो गया तो कांग्रेस को अब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में थोड़ी ताकत मिलेगी कि हम यदि ठीक से लड़ें तो चुनाव जीत भी सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में जीती है तो वो तो एक नए जगन्नाथ पर, जिसे कहते हैं विजय रथ, सर इसका रिपोर्कशन भी हो सकता है, क्योंकि हिमाचल, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि छोटा स्टेट है, उसके बावजूद भाजपा हारी है, 40 सीटें लाई हैं, ठीक है। कांग्रेस 40 सीटों से आगे बढ़ रही है और भाजपा यहाँ पर सिमटती दिखाई पड़ रही है। क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे स्टेट में भाजपा नहीं अपना झंडा गाड़ सकी और अंदरूनी कलह भी है। सर, आप नतीजों से क्या सीखते हैं, ये बहुत असर डालता है ना। यदि हिमाचल के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी सीखे तो वो आगे, क्योंकि राजस्थान में कमोबेश वैसी स्थिति है जैसी हिमाचल में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस गुजरात से सीखे कि यदि लड़ेंगे नहीं और किसी पर बहाना लगाते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी की वजह से हो गया या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग चले गए,
तो फिर वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वो हिमाचल से सीखे कांग्रेस भी कि यदि वो जीतेंगे, लड़ेंगे तो कहीं भी जीत सकते हैं। शारदा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, वो समझ रही हैं हिमाचल की जीत की। मैं एक बार फिर से बधाई देकर समझना चाहता हूँ प्रीति के सवाल का जवाब कि अगले विधानसभा चुनावों में आप क्या रखेंगी, हिमाचल के रास्ते चलेंगे, गुजरात के रास्ते? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला था गुजरात की परिस्थिति अलग है और हिमाचल की जो जीत है उसका प्रभाव जरूर हर स्टेट पे होगा। और जैसे आपने अभी बात करते हुए बोला था कि हर स्टेट का जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वो लोकल इश्यूज के ऊपर होता है और वहाँ की लीडर्स के ऊपर, वहाँ का मतलब कांग्रेस पार्टी एक तरफ रहता है और वहाँ के लीडर्स के ऊपर का जो भरोसा रहता है, लोगों के बीच वो कैसे जाते हैं, किस तरह से विश्वास दिलाते हैं, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो और एक बात बोलना चाहूंगी, जो वरिष्ठ पत्रकार इससे पहले बात करके वो चले गए हैं, जो वोट काटने वाली पार्टियां जो बोले थे ना उन्होंने, राजनीति में रणनीति ये जो बना रही वो स्ट्रैटेजी, ये MIM और आप कहीं पे कुछ स्टेट्स में बिल्कुल बीजेपी के बी पार्टी की तरह से काम कर रहे हैं, ये लोग जान चुके हैं और शायद अगले इलेक्शन में उसका जवाब भी जनता उसको देगी, ऐसा हम सोचते हैं। जी गौतम दा, आप मुझे जवाब दे सकते हैं प्रीति के सवाल का कि इन दोनों नतीजों का अगले साल वाले विधानसभा चुनावों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता में हिमाचल का जीत निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस का उसका भी आनहानी जो प्रॉब्लम है, जैसे राजस्थान में, ये सुलझाना पड़ेगा ना। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अभी जो चुनाव का नतीजा आया, गुजरात का प्रभारी थे अशोक गहलोत, हार गए कांग्रेस, और सचिन पायलट को हिमाचल दिया गया था, वहाँ पे कांग्रेस जीत गए। इसका तो इम्पैक्ट सबसे पहले तो राजस्थान में पड़ेगा। कांग्रेस के क्या कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री बदलने वाले वहाँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसको समाधान चाहिए ना, क्योंकि सचिन पायलट तो बैठा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इसलिए अभी जो जैसे राहुल गांधी वहाँ पे गए हैं, दोनों को साथ लेके चले हैं, बात सही है, लेकिन ये तो कोई नहीं है, वो मुद्दा हट गया है। आपका AICC जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से कहता है 2-3 दिन के अंदर फैसला होगा, क्यों कहा पता नहीं है। 2-3 दिन की जगह 2 महीना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बार वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करना है ना नेतृत्व में कि बदल होगा कि नहीं होगा। मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत कांग्रेस का स्थिति बाकी राजस्थान से बेहतर है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के अंदर भी बहुत ही आनंदी इंटरनल फाइट है। अगर मध्य प्रदेश का आप लोकल अखबार जो मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, उसमें हर जिला पे कोई ना कोई बीजेपी अभी से कौन उम्मीदवार होगा इससे लेके एक बहुत ही समस्या शुरू हो गई है। हो सकता है कि इसको प्रधानमंत्री को निपटाना पड़ेगा बाद में। अमित शाह भी गया है, 2-3 बार गया है मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा है। उसके साथ वहाँ पे वेट कर रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको क्या होगा, क्योंकि एक बार राहुल गांधी शायद बोल चुके थे कि अगर वो हमारा साथ होते थे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते थे। क्या ज्योतिरादित्य तो करेंगे। उसके साथ बहुत ही छोटा इम्पैक्ट है। आपको पुराना एक नेता का बात अब खबर में ज़्यादा नेशनल लेवल पे नहीं आता है, वो है उमा भारती। उमा भारती को आप देखेंगे, लोकल अखबार देखेंगे तो लगातार कुछ ना कुछ बयान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दे रहे हैं जी। तो वो पॉलिटिक्स से हटा नहीं। नशाबंदी कैंपेन को लगातार नशाबंदी कैंपेन को लेकर बहुत जोर उसका। तो ये जो दोनों पार्टी में ही दोनों अलग अलग राज्य में जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना सबसे पहले है। इसलिए हिमाचल का इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट आप जो पॉजिटिव सेंस में बोल रहे थे, मेरा लगता है कि नेगेटिव सेंस में होने का आशंका ज़्यादा है जी। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा अभी से, आज से। ठीक है, अश्विनी शाही भाजपा के नेता हमारे साथ, इसी सवाल का जवाब मैं उनसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि विजय जी भी बता रहे थे कि छोटा राज्य रहा, उसके बाद भी भाजपा झंडा नहीं गाड़ सकी। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगले साल तकरीबन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ऐसे में भाजपा क्या संदेश देगी? क्योंकि यहाँ से 2 संदेश निकलकर सामने आता है। एक तो यह है कि गुजरात इनका गृह राज्य रहा, इसलिए बड़े ही आसानी से इन्होंने सीटें निकाली, प्रधानमंत्री खुद कूद पड़े क्योंकि नाक की साख थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हार मिली है भाजपा को, क्या इसके बाद आने वाले चुनाव में, अगले साल के विधानसभा चुनाव में, क्या वहां के राज्यों के अंदर जो अंदरूनी कलह होगी उसको जोड़ पाएगी भाजपा? प्रीति जी देखिए, गुजरात की जो जीत है, नाक का सवाल रहा हो चाहे जो रहा हो, वहां पर बम्पर जीत थी और हमने जो अपना टारगेट सेट किया 150 का, और लगभग 150 पार हम जा रहे हैं। तो वहां की जीत हमारी एक बम्पर जीत है, इतिहास रचा गया है वहां पर। हाँ, अभी हिमाचल में कुछ रुझान अभी नतीजों में जब बदलते हैं उसके बाद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे जो मैसेज हमको देना है
हमने मैसेज की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव के ठीक दूसरे दिन दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें हमने आगे की तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हमको क्या पता है क्या कि उस मीटिंग में पता था कि आप लोग हिमाचल प्रदेश हार रहे हैं और इसका डिस्कशन भी हुआ कि हिमाचल हारने के बाद आगे आने वाले राज्यों में चुनाव के लिए पहले से हमें तैयार रहना है और जो भी वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन रहा उसको आगे नहीं वो करना, पास करना है? नहीं प्रीति जी, कोई दल जो है हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है और ना उसको जो है ये आकलन रहता है कि हम हार रहे हैं। हम लोग जीत रहे हैं और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी हरप्रीत सिंह साहब ने कहा कि हमको वेट करना पड़ेगा 1 घंटे में काफी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है हम हार जाएंगे, वो भी आत्मसात करेंगे, जीतेंगे उसकी भी खुशियां मनाएंगे। हमें जनादेश पर पूरा भरोसा है, चाहे वो कांग्रेस जीते या हम जीते। जनता ने जो जनादेश दिया उस पर हमको भरोसा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब हमको मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, राजस्थान में जनता बदलाव चाहती है क्योंकि वो ऊब गई है। 1, 2, 3, 4 से 10 तक गिनती राहुल गांधी जी ने गिना था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उसके बाद आज आरसी काट रहे हैं गहलोत साहब, किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। तो ये चीजें जनता वहां पर